वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि लोग उसका एहतराम करें, उसकी इज़्ज़त करें, इसकी बात को अहमियत दें और इसकी मौजूदगी को कदर की निगाह से देखें। लेकिन अक्सर ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हम दूसरों से अपनी इज़्ज़त कैसे करवाएं। क्या ये मांगने से मिल जाती है या फिर कमाई जाती है? तो हकीकत ये है कि इज़्ज़त कभी भी ज़बरदस्ती या मांगने से नहीं मिलती। ये हमेशा इंसान के रवैये, इसके अखलाक और इसके किरदार से पैदा होती है। और जब इंसान अपनी बात में सच्चाई रखता है, दूसरों के साथ नरमी और एहतराम से पेश आता है और अपने उसूलों पर कायम रहता है, तो लोग खुद ब खुद इसकी इज़्ज़त करने लगते हैं। और इज़्ज़त हासिल करने के लिए सबसे पहले अपनी ज़ात को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। अपनी बात में वज़न रखें लेकिन लहजे में नरमी रखें। और हर वक्त गुस्सा करना, दूसरों की बेइज्जती करना इंसान की अपनी इज़्ज़त को कम कर देता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दूसरों को सुनना सीखें, अच्छे लिसनर्स बने, क्योंकि जब आप किसी की बात को गौर से सुनते हैं और इसकी राय को अहमियत देते हैं तो सामने वाला भी आपकी बात को अहमियत देता है। और जो रिस्पेक्ट है वो हमेशा दो तरफा होती है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपनी बाउंड्रीज़ कायम रख लें। हर बात पर फ़ौरन हाँ मत करें और ना ही हर किसी को खुश करने की कोशिश करें। और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ नरमी से नहीं कहना भी सीखें, क्योंकि इज़्ज़त वही शख्स पाता है जो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और अपनी बाउंड्रीज़ का ख्याल रखता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। और अगर आप सच्चे हैं, काबिल एतमाद हैं और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, तो लोग ना सिर्फ आपकी इज़्ज़त करते हैं बल्कि आपको याद भी रखते हैं। तो इसी खूबसूरत और पॉजिटिव सोच के साथ हम अपने शो का आगाज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और गर्मियों के मौसम में जो हमारे स्किन इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पसीना, धूप और नमी की वजह से कई लोगों को गर्मी दाने, हमारी बॉडी पर रैशेस और ख़ारिश जैसी एलर्जीज़ का सामना करना पड़ता है। और बाज़ औक़ात ये मामूली सी एलर्जी या रैशेस वक्त के साथ बढ़कर दानों और भी बहुत ज़्यादा एक्ने की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जो ना सिर्फ तकलीफ दे होती है बल्कि स्किन की खूबसूरती को भी मुतासिर करती है। और आज हम इस सेगमेंट में इसी हवाले से बात करेंगे कि ये जो मौसम चल रहा है इसमें हमने अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखना है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमने अपनी स्किन केयर में ऐड करनी है और अपनी डाइट में ऐड करनी है, और कौन सी चीज़ें हैं जो हमने अवॉइड करनी है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीम जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि जो गर्मियों में हमें गर्मी दाने निकल आते हैं तो ये होते क्या है और इनकी वजह क्या होती है? देखें, गर्मी दाने कोई एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसको मैं बताऊं कि ये, चूँकि कुछ लोग गर्मी दाने कहते हैं जब स्किन पे दाने निकल आते हैं फेस पे, जिसको एक्नी बोलते हैं लोग, कुछ इसको गर्मी दाने बोलते हैं। कुछ लोग जो जिसको हम पित्त बोलते हैं वो निकल आती है, ठीक है, उसको लोग बोलते हैं गर्मी दाने। कुछ लोग बोलते हैं गर्मी दाने जब कोई बच्चों के और बड़ों के हाथ पाँव पे या टांगों पे या जिस्म पे फोड़े निकल आते हैं, दाने निकलते हैं, उसको गर्मी दाने बोलते हैं। कुछ लोग गर्मी दाने बोलते हैं कि जब लोगों को रैशेज़ होने लग जाते हैं स्किन पे, जिस तरह अर्टिकेरिया जिसको बोलते हैं, या धब्बड़ बन जाते हैं, कुछ लोग उसको गर्मी दाने बोलते हैं। तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता तीनों को, हम ये चार चीज़ों को हम अलग अलग कर लेते हैं। जो गर्मी दाने आप समझते हैं कि जो दाने निकल रहे हैं फेस पे, वो आम तौर पे लोगों को गर्मियों में नहीं सिर्फ निकलते बल्कि सर्दियों में भी निकलते हैं। लेकिन गर्मियों में काफ़ी दफ़ा लोगों को चूँकि पसीना ज़्यादा आता है तो पोर्स बंद अगर हो जाएं, समझ लें, तो उससे वो दाने निकल सकते हैं, ज़रा ज़्यादा निकल सकते हैं। यानी जो एक्नी है कुछ लोगों को गर्मियों में ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज वो जब कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र लगाते हैं या कोई ऐसा मेकअप इस्तेमाल करते हैं, इससे दाने निकलें। लेकिन अमूमन जिस तरह लोग गर्मी दाने जिसका जिक्र करते हैं वो होता है कि स्किन की, यानी पूरी बैक पे, जिस्म पे, सारी जगह पे, जिसको पित्त बोलते हैं, वो निकल आती है, राइट। अब ये जो इसका जो टेक्निकल नाम है वो मिलिएरिया है। तो आजकल चूँकि हर एक को शौक है कि उसने गूगल पे जाके या चैट जीपीटी पे ज़रूर देखना है, तो वो अगर लिखना हो तो उसका मिलिएरिया, मलेरिया एक चीज़ है, मलेरिया ने मिलिएरिया है। ये जो है ये आमतौर पे जब आपका जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो आपके पसीना बनाने वाले ग्लैंड्स हैं, जब वो ज़्यादा काम करते हैं तो उनकी जो एक पाइप है, समझ लें, जो पसीना बना के बाहर निकालती है, वो इन्फ्लेम हो जाती है, सोजिश हो जाती है उसमें। उसका सबसे आसान तो तरीका यही है कि आप अपने आप को कूल रखें, ठंडा रखें,
अगर कोई ज़्यादा हो तो कैलामाइन लोशन टाइप की आप लगा सकते हैं, ऐसा कोई लोशन जो कि काम डाउन करे, सूद डाउन करे। और अगर उससे ठीक ना हो तो हम आमतौर पे फिर दवाई दे के, लगाने वाले कुछ दवाइयाँ होती हैं, उससे हम ठीक कर सकते हैं। अपने हवादार कपड़े पहने जहाँ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ना हो, गर्मी से ज़रा थोड़ा सा बचें। कुछ लोगों को मैं कहता हूँ अगर कहीं आप ऐसे काम करते हैं जहाँ पे एसी नहीं है तो थोड़ी देर के बाद अपना अगर कोई कुर्ता फॉर एग्जांपल पहनते हैं आप या कोई शर्ट पहनते हैं तो बहुत बारीक पहने, उसको थोड़ा सा पानी उसके ऊपर डाल लें ताकि जब पानी में जब हवा गुजरे तो आप ठंडे रहें थोड़े से ना। कुछ लोग ऐसी जगहों पे काम करते हैं जो कि धूप के डायरेक्ट साए में नहीं होती, काम ही आउटडोर होता है, तो उसमें साए में रहने की कोशिश करें। अच्छा, तीसरी बात ये जो कि जो कुछ लोग समझते हैं गर्मी दाने ख़ास तौर पे बच्चों को या बड़ों को, जिसके आम तौर पे लोग कहते हैं फिंसियाँ निकल आई। अब वो जो फिंसियाँ होती हैं वो आमतौर पे फोलिकुलाइटिस होता है या इंसेक्ट बाइट रिएक्शन होता है। यानी या वो हेयर फॉलिकल की जिल्द की जो रूट है, यानी जो हेयर फॉलिकल की रूट, या उसमें इन्फेक्शन हो जाती है क्योंकि बार बार पसीना आता है, ऑक्लूसिव फोलिकुलाइटिस उसको बोलते हैं। वहाँ पे जो उसकी जो ओपनिंग है वो बंद हो जाती है, तो वहाँ पे फोलिकुलाइटिस हो सकता है। कुछ लोगों को जब मच्छर काटते हैं तो मच्छरों से बचाना जो अपने आप को गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मच्छर ज़्यादा होते हैं। और जहाँ पे मच्छर होता है वहाँ पे जब ख़ारिश होती है तो हमारे नाखून के नीचे जो जरासीम है वो वहाँ जाके उसको इन्फेक्ट कर देते हैं उस जगह को जहाँ मच्छर काटा। आपने ज़्यादा ख़ारिश की तो वहाँ पे इन्फेक्शन बाद में होती है, पहले मच्छर काटने का एक रिएक्शन होता है, समझ लें इंसेक्ट बाइट रिएक्शन, उसके बाद उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ, सहर है। अस्सलाम वालेकुम सहर। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पूछना चाह रही थी कि मेरे चिन वाले एरिया पे ना, मतलब इधर सर्दियों में भी और गर्मियों में भी हर वक्त जो है ना चिन वाले एरिया पे दाने बन जाते हैं। ठीक है। और वो हर वक्त, मतलब कि मैं दबाती तो नहीं हूँ पर फिर भी ना वो ऐसे हो जाता है कि वो निशान छोड़ जाते हैं मेरे चिन वाले एरिया पे। ठीक है, चिन पे दाने बन जाते हैं। चिन पे दाने बन जाते हैं। अच्छा, चिन पे जो दाने बनते हैं वो आम दाने जो हैं जिसको हम एक्नी वल्गैरिस बोलते हैं वो हो सकता है, या एक और बीमारी जिसको हम कहते हैं रोजेशिया, वो एक्नी से मिलती जुलती बीमारी है। वो आमतौर पे सेंटर फेस पे होती है। कुछ लोगों के दाने सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ द फेस पे निकलते हैं, दरमियान में फेस के निकलते हैं, और जो फेस का दरमियानी हिस्सा है वो सुर्ख हो जाता है, ख़ास तौर पे धूप में जाने के से या गर्मी में जाने से। कुछ लोगों को रोजेशिया इसको बोलते हैं, और ये बड़े ही आसान बीमारी है इसका ठीक करना। इसमें आपने जो घर पे काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि धूप से या हीट से बचें। और कुछ लोग जो हैं जो कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं, कुछ को उनसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने जो मैं 7-8 चीज़ें बता रहा हूँ सारी छोड़नी है, लेकिन किसी एक चीज़ से ज़्यादा एग्रेवेट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कोई मसालों वाली चीज़ें खाने से होता है, कुछ को कैफीन खाने से होता है, स्पाइसी चीज़ों से भी स्पाइसी ट्रिगर चीज़ों से होता है ये। लेकिन ये रोजेशिया जो है, आम दाने आमतौर पर ट्रिगर नहीं होते। आम दानों में रोजेशिया में फ़र्क ये है कि इसमें सेंट्रल फेस की जो है वो रेडनेस होती है, जो दाने निकलते हैं वो सेंटर में निकलते हैं। और कुछ लोगों का नाक जो है वो इतनी दफ़ा दाने निकलते हैं कि वो मोटा होना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं, लोग कहते हैं कि जी बड़ा मेरा नाक जो है वो बहुत ज़्यादा फूल गया है आहिस्ता 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 चंद सालों में। के नोज़ में बहुत ज़्यादा पिंपल्स रहते हैं, मतलब परमानेंटली जब उनको देखो ना थोड़े टाइम के लिए बैठ जाते हैं लेकिन मार्क्स उसके रहते हैं और फिर दोबारा ट्रिगर हो जाते जी, वो नाक के जो बाहर होते हैं, जो नाक के अंदर वाले पिंपल हैं वो टोटली डिफरेंट बीमारी है। अच्छा। उसको जो नाक के अंदर वाला पिंपल है वो कहते हैं रेस्पेक्ट द बॉयल ऑन द नोज़, जो रिस्पेक्ट द बॉयल इन द नोज़। जो नाक के अंदर जो आपके कोई भी दाना निकले तो उसको मत छेड़ें, उसे जल्दी ठीक करने की कोशिश करें, डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि उसका डायरेक्ट ताल्लुक काफ़ी दफ़ा ब्रेन से होता है। तो वो ब्रेन में जाके वो गड़बड़ करता है, वहाँ पे एक थ्रोम्बस बन सकता है। तो इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो ब्रेन से जुड़ा होता है। तो इसलिए जब अगर नाक के अंदर कोई छाला हो तो उसको थोड़ा सा जल्दी एहतियात से ठीक करें। चिन पे दाने निकले हैं वो कह रहे हैं उनके मार्क्स भी रह जाते हैं, तो उसके लिए वो क्या करें? सबसे पहली बात है कि जो ही दाने निकले हैं उसको फौरी तौर पे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आज के ज़माने में दाने ना ठीक करना बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि दवाइयाँ इतनी अच्छी और इस कदर इतनी ज़्यादा हैं पाकिस्तान में अवेलेबल कि दानों का इलाज ना करना, तो हम उसमें काफ़ी दफ़ा लगाने वाली एंटीबायोटिक्स देते हैं, खाने वाली थोड़े दिनों के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि आपके जो आपका ऑयल ग्लैंड है, तो दाने बेसिकली ऑयल ग्लैंड की प्रोडक्शन की एक बीमारी है। इसमें खाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लोग कहते हैं मैंने खट्टा खा लिया, मैंने जी कोई मुरगन चीज़ें खा ली, मैंने कोई मसाले वाली चीज़ें खा ली, तो उससे शायद दाने निकल आते हैं। दानों का ताल्लुक़ 95% जो है तकरीबन
कोई खाने से होता ही नहीं है, कतन होता ही नहीं है। और डॉक्टर साहब अक्सर हम अच्छे से क्लेंज नहीं करते ना, तो उसकी वजह से भी वो डर्ट बहुत ही कम है। clog ये हो भी जाता है। एक मिथ है पाकिस्तान में कि अच्छा। लोग 10-10 दफ़ा मुंह धोते हैं कि शायद गंदगी से। हमारा मुंह इतनी जल्दी गंदा नहीं होता अनलेस कि आप कोई बाइक पे जा रहे हैं और रोजाना आप बाइक चलाते हैं और ऐसी जगह चलाते हैं जहाँ धुआं बहुत है, मट्टी बहुत है, उससे या भी मेकअप बहुत के ही बाद कम। सही से उतारते नहीं है हाँ जी, मेकअप। मेकअप के बाद दाने हो सकते हैं लेकिन वो बहुत ही कम लोग हैं और उनको आपको क्लियरली पता चलता है। वो कहते हैं जब मैं मेकअप करती हूँ बहुत ज़्यादा तो मेरे दाने निकलते हैं, मेकअप छोड़ देती हूँ ठीक हो जाते Exactly, हैं। ऐसे तो ही। आजकल इसीलिए जब भी आप मॉइस्चराइज़र लगाएं, सन ब्लॉक लगाएं, कोई फेस वॉश इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर लिखा हुआ देख लें, उसका नाम है नॉन कोमिडोजेनिक। नॉन कोमिडोजेनिक मीन्स कि नॉन एक्नी फॉर्मिंग, कि ये एक्नी नहीं बनाएगा आपके फेस पे। ख़ास तौर पे जो मॉइस्चराइज़र है या सन ब्लॉक है, अगर ये बहुत ज़्यादा थिक हो, बहुत ज़्यादा ऑयली हो तो वो आपके पोर्स को, जहाँ से आपका ऑयल बॉडी का निकलना होता है, उसको क्लॉग कर देता है, उसको बंद करता है, जिसकी वजह से दाने हो सकते हैं। लेकिन इस किस्म के दाने जो हैं, जिसको हम आमतौर पे पोमेड एक्नी बोलते हैं, ये बहुत ही कम होते हैं। यकीन माने 95% लोगों को दाने जो हैं वो एक ऑयल ग्लैंड की बीमारी होती है, जिसका ठीक करना इंतहाई आसान है और उसको ना ठीक करना बड़ी जाती है, क्योंकि वो जब निशान छोड़ जाते हैं फिर हमें उसके लिए निशानों के लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, निशानों के लिए लेज़र्स करनी पड़ती हैं और वो काफ़ी लंबा हो जाता है काम। लेकिन वो भी बहुत हद तक ठीक हो सकते हैं। उसको छेड़ें मत, उखेड़ें मत। जब आप किसी दाने को आप छेड़ने लग जाते हैं बार बार और उसको उखेड़ने लग जाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि नाखून हमारे जो हैं उसके नीचे बहुत ज़्यादा जरासीम होते हैं, तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, दो क्योंकि कॉलर्स ड्राइनेस जो है हैं ना जी वो जी बड़ा काम खराब कर सकती है। ठीक है, दो कॉलर्स हैं, उनका भी क्वेश्चन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि आम जो है ना ये चूंकि गर्म इसका होता है तासीर, तो इसके बाद अगर दूध न किया जाए ठंडा तो फिर भी गर्मी दाने जो है वो जिस्म पे आ जाते हैं। क्या ये दुरुस्त है? ठीक है, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, सवाल कीजिए। जी जी मैम, वो मेरी बेटी है, उसको उनको ना गर्मी दाने चेहरे पे निकल आए थे, तो आप ना उनका ट्रीटमेंट बता दें। बहुत ज्यादा ना रेड कलर के ना सारे फेस पे और पूरी बॉडी पे बहुत ज्यादा निकल आए हैं और डॉक्टरों को दिखाया तो वो कहते हैं ये खसरा की कोई अलामत है। तो मुझे डॉक्टर साहब से पूछ के बता दीजिए कि यही अलामत है खसरे की या कोई और वजह? ठीक है ठीक है। वो पहले जो कॉलर था उन्होंने कहा था कि आम की वजह से लोग कहते हैं कि दाने बनते हैं, तो उसके बाद लस्सी भी पी लें फिर भी बनते हैं, तो एक तो क्लियर कर दे कि सच है कि नहीं। अच्छा, पहली बात तो ये बिल्कुल इसमें कोई सदाकत नहीं है, बिल्कुल एक वहम वाली बात है, एक मिथ है, लोगों से चला आ रहा है कि जी आम के साथ ज़रूर आपने लस्सी पीनी है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप खाएं पिएं, अल्लाह की तमाम नेमतें हैं, लेकिन म्याना रवि से खाएं। लोग गर्मियों में बहुत ज़्यादा आम खाते हैं, ठीक है, उससे शुगर बढ़ती है। जब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो जिन लोगों को शुगर होती है या होने वाली होती है वो शुगर में चेंज हो जाती है फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है। अब लोगों और उसमें फिर फॉलिकलाइटिस यानी जो हेयर फॉलिकल की इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इससे लस्सी पीने से वो कम नहीं होने लगी। तो आप म्याना रवि से खाएं और इसका कोई ताल्लुक नहीं, आपके कोई ख़राबी नहीं आती। अल्लाह में की सारी नेमतें ज़रूर खाएं, लेकिन म्याना रवि में खाएं। ठीक है। अच्छा, दूसरी कॉलर ने कहा था दानों का मसला है उनके चेहरे पे भी और पूरी बॉडी पे भी, तो लोग कहते हैं खसरा है। हाँ जी, वो खसरा तो ऐसे नहीं होता आमतौर पर। जो जिस तरह कह रहे हैं दाने हैं, आमतौर पर चिकन पॉक्स जिसको लाकड़ा काकड़ा बोलते हैं, अगर पूरी बॉडी पे एकदम से दाने निकल आएँ और चंद दिनों में और साथ बुखार हो जाए, आंखें लाल हो जाएं, जिस्म टूटने लग जाए और नज़ला ज़ुकाम खांसी की अलामात भी साथ हों, ख़ास तौर पे अगर किसी को दाने निकलें, फेस पे भी निकलने लग जाएं और वो पानी वाले दाने हों और उस दानों की जो बेस है वो रेड हो, तो और ख़ास तौर पे बुखार अगर हो जाए तो फौरी तौर पे चिकन पॉक्स का ज़रूर पहले इवेलुएशन करें कि क्या चिकन पॉक्स तो नहीं है या लाकड़ा काकड़ा तो नहीं है। अच्छा, एक बड़ी बात मैं आपको अक्सर मैं भूल जाता हूँ बतानी, क्विक बता दें हमें। वो ये कि चिकन पॉक्स की आजकल वैक्सीन मौजूद है, ठीक है। तो ना लगवाना बच्चों को, और ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में नहीं आती, आपको खुद लगवानी पड़ती है। ठीक है। तो चिकन पॉक्स की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे जो हमें गर्मी दाने हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं और एलर्जी हो जाती है उस पर, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीम जहांगीर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी आ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब और आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीज़ों की सेहत और गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचाव के बारे में, क्योंकि आजकल बढ़ती गर्मी है और जो हमारी खुराक है वो भी बहुत ही गैर मुतवाज़न है और इसकी वजह से दिल और ब्लड प्रेशर के मसाइल बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। तो इसके लिए एहतियात और अच्छी ग़िज़ा कौन सी होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद है हर्बलिस्ट हुमैरा नासिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुमैरा, सबसे पहले बताएं कि ये जो हीट वेव चल रही है, हमें पता है 40+ टेम्परेचर जा रहा है, तो इसमें क्या ये मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं? जिनको बीपी का मसला है तो उनका बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है और अक्सर लोगों का बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो एक तो इसकी रीज़न बताएं और दूसरा इसके लिए कोई हमें नुस्खा भी बताएं। हाँ जी, डेफिनेटली जब ज़्यादा गर्मी होएगी हमारे ब्लड के अंदर उतनी हिद्दत पैदा होती है, गर्मी आएगी, उससे क्या होगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। अगर किसी का लो होता है तो फिर बहुत ज़्यादा लो की तरफ चला जाता है। सर्दी की निस्बत हम लोगों को गर्मियों में अपनी डाइट को ना टोटली चेंज कर देना चाहिए। गर्मी में तो हम मुरगन ग़ज़ाएँ भी खा सकते हैं, फ़ास्ट फूड भी ले लेते हैं, कोई इशू नहीं, चलता है। लेकिन गर्मियों में ऐसा नहीं होता। गर्मी में हम लोगों को अपनी बॉडी, एक तो देखिए बाहर से भी गर्मी है और हमारी बॉडी अंदर से भी गर्म होती है। अगर हम लोगों ने अंदर से भी गर्म और बाहर से भी गर्मी खा भी हम गर्म चीज़ें रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली एक ब्लास्ट ही करेगा ना। हमारी बॉडी हमें इफ़ेक्ट करेगी बुरी तरह से, उसका रिएक्शन हमारे फेस पे किया, हमारी हर तरह से हमारे पे इफ़ेक्ट करता है। हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड प्रेशर है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा हमारे ब्लड प्रेशर पे। जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए गर्मी बहुत तकलीफ दे है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना। तो इसके लिए हम लोग, अल्लाह ताला ने हमारी खुराक में हमारे पास इतनी खूबसूरत चीज़ें दी हैं और सिंपल बताएं उन चीज़ों के बारे में। सिंपली आप देखें, हमारे पास अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर आपके दूध है, सिंपल दूध है, घर में होता है, 2 चम्मच दूध लें 1 गिलास पानी के अंदर। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो आप वो ले सकते हैं पिंक सॉल्ट और थोड़ा सा ले ऐड करें और आप उसके साथ नहीं भी डालना तो कोई इशू नहीं, आप वो वाली लस्सी पिएं। दही के 2 चम्मच लें और आप उसकी लस्सी बना लें 1 गिलास में। सबसे आसान तरीन, और यकीन करें आपकी बॉडी को इतना रिफ़्रेश और इतना ठंडा करेगा, आप अपने हर खाने के साथ इसको इस्तेमाल करें। नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं, खाने के साथ हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ले रहे हैं, ठंडा लें लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि आपकी, क्योंकि एक गर्म चीज़ के ऊपर जब स्पेशली जब हम बाहर से आते हैं, शदीद गर्मी से हम बाहर आ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, गर्मी से आए आते ही हमने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ले लिया, उसने ना हमें फ़ायदा देने के बजाय हमें नुकसान दे दिया। अगर आप किसी गर्म चीज़ के शीशे का गिलास लें, आप वो ठंडा गिलास है, उसके अंदर आप गर्म पानी डालेंगे, वो क्या होगा, ब्रेक करेगा, टूट जाएगा। या वो गर्म है, उसके अंदर आप फ़ौरन से ठंडा पानी डाल देंगे तो भी वो टूटेगा। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी अब जितनी शदीद गर्मी से आप घर के अंदर आएँ, नॉर्मल सबसे पहले कोशिश करें उसको थोड़ा सा नॉर्मल करें और थोड़ा नॉर्मल ठंडा पानी ले लें। हाँ, बाद में आप जितना मर्जी ठंडा लें, ठीक है, लेकिन फौरी तौर पे आप इतना ठंडा पानी ना लें। ठीक, उसके बाद बेशुमार मशरूबात हैं, बेशुमार हमारे पास ये धनिया, जिसे हम नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, सब्ज़ी में डाल रहे होते हैं। हमने कभी सोचा है कि इसका अगर हम इसका ड्रिंक बना के पिएँ, इतने बेनिफिट्स हैं। आपके शुगर की पेशेंट जो है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट से नॉर्मली क्या होगा, कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हो रही है, हीट प्रोड्यूस कर रही है स्किन, कभी हाथों से, कभी पाँव से, आँखों से हीट निकल रही है। आप नॉर्मली कह रहे थे कि आपके जिगर के अंदर गर्मी है, वो गर्मी फील कर रहे हैं, तो क्या है, सिंपल आप धनिए का और पुदीने का इसको पीसें, पानी डालें, थोड़ा फ्लेवरफुल करना है, थोड़ा नींबू डाल लें, नमक डालें और आप इसका खूबसूरत अच्छा, ये रेसिपी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। कॉलर है, उनका सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, सवाल कीजिए। अच्छा, मेरा मैडम से सवाल ये है कि मेरी एज जो है वो 39 ईयर है ना। ठीक है। तो मैं बीपी की टेबलेट खा रहा हूँ, मेरा बीपी जो है वो हाई रहता है ना। ओके। अब जो मेन मसला मेरे साथ है, मैं धूप में अगर 1 मिनट के लिए भी निकलता हूँ तो मेरा जिस्म जो है मुकम्मल ठंडा हो जाता है, माथे पे पसीना आ जाता है और जिस्म बिल्कुल कमज़ोर लागर सा हो जाता है। जब तक ताज़ा हवा पे ना बैठूँ तो मुझे इस तरह बेचैनी सी हो जाती है, जिस तरह कुछ होने लगता है मुझे। ठीक है। ब्लड प्रेशर लो है, हाई है? ब्लड प्रेशर दोबारा बताइएगा, बीपी आपका लो रहता है या हाई रहता है? मेरा बीपी हाई रहता है, मैं हाई की टेबलेट खा रहा हूँ।
ठीक है, गोली भी खा रहे हैं, वो 39 इयर्स उनकी एज है। अच्छा, गोली भी खा रहे हैं, उन्होंने कभी दोबारा टेस्ट कराया? जो एक ही टेबलेट है, मे बी उसकी मिलीग्राम में इनको फ़र्क डालना होए। टैबलेट ले रहे हैं, वो कह रहे हैं एकदम से मैं ठंडा हो जाता हूँ, ठंडे पसीने आने लगते हैं, यानी एकदम से या तो उनका डाउन चला जाता है टैबलेट के बाद। तो ये अपना ज़रूर चेक कराएं कि जितना mg मैं ले रहा हूँ क्या ये मेरे बीपी के लिए सही है। और अदरवाइज़ आप ये जो मैंने बताया आपको, धनिए का और पुदीने की चटनी बना के खाएं भी, और इसका ड्रिंक बना के भी पिएँ। लेमन हम बीपी हाई वालों के लिए लेमन, सिट्रिक फूड जितने भी हमारे बेहतरीन वरदान का काम करते हैं। इतनी अल्लाह ताला ने इनमें इतनी सलाहियत दी है हमारे अंदर, हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, हमारे ब्लड फ्लो को सही करने के लिए, उतना आई थिंक किसी में नहीं। खीरा हमारे पास है। आप नाश्ता कुछ भी कर रहे हैं, कोशिश करें नाश्ते में हमें जौ का इस्तेमाल गर्मियों में ज़्यादा करना चाहिए। जौ की रोटी खा लें, जौ का दलिया खा लें। नाश्ता किया, दोपहर में कोशिश करें खाने को स्किप करें, सिर्फ आप सैलड ले लें। दही में अब प्याज, लहसुन, प्याज, टमाटर और साथ में थोड़ी बंद गोभी डालें, खीरा डाल लें, इसका एक रायता बना लें। नॉर्मली घिए को कद्दूकस करें, उसको बॉईल करके वो रख लें, उसका रायता बनाएं। दोपहर में कोशिश करें ये सब चीज़ें पिए। उसके बाद हमारे पास सत्तू है, ये भी जौ के हैं, बुने हुए जौ का आटा, सत्तू पिए। ये भी आपके टेम्परेचर को नॉर्मल रखेगा, आपके ब्लड को नॉर्मल कंडीशन में रखेगा। और जिस तरह मैंने आपको धनिया और पुदीने का बताया है, ये ड्रिंक तो आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को हैंडल करेगा, आपकी बीपी को भी कंट्रोल में रखे। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी सवाल कीजिए। वालेकुम सलाम जी। जी सवाल कीजिए। जी, इन्होंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जवैन अरक, पुदीना अरक, तो एक तीसरा था वो मुझे याद नहीं रहा। क्या बताया वो था? बच्चों के लिए ये कोड नुस्खा था देसी, एक पुदीना अरक था, ठीक है, एक जवैन अरक था। इन्होंने ही बताया था या हकीम साहब ने बताया था? नहीं, अमर धारा इन्होंने तो बताया, जो मोहतरमा अमर आप धारे की बात तो कर नहीं रही है ना। ठीक है, उन्होंने कहा आपने पुदीने का, अर्क, अजवैन का और एक और बताया काफूर। था, काफूर। काफूर। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। काफूर बताया था उन्होंने। जरा उनसे बात नहीं हो सकती? जी जी, ये सुन रही हैं वो, बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अहमद नवाज खुशाब से बात कर रहा हूँ। जी जी, पिछले प्रोग्राम में आपने हम वजन लेनी है तीनों प्रोग्राम चीजें। में आपने बताया था कि ये जवैन अरक, पुदीना अरक और काफूर। जवाइन का अरक नहीं लेना था, इनके सत लेने थे, इन्फ्यूज़। पुदीने का सत, अजवाइन का सत और काफूर। अरक में और इसमें फ़र्क होता है। हाँ जी। हेलो, ठीक है, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। ठीक है, और कोई मैं सवाल है इसको- आपका? मैं इनको दोबारा बता देती हूँ। जी जी बताएं। अच्छा, सबसे पहले ये कह रहे थे अरक। अरक नहीं है, अरक तो वाटर शेप में आ जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, मैंने दिखाए भी थे आपको ना। सत पुदीना, सत अजवाइन और काफूर, ये आपने हम वज़न लेने हैं, शीशे की जार में डालें, मिक्स करें, और आप थोड़ी सी गर्म जगह पर रखें, रूम में भी रखेंगे तो वो ये खुद ब खुद ये इसमें आएगा, ये पानी की सूरत इख्तियार कर जाएगा। और इसके चंद ड्रॉप आपने लेने हैं। आजकल क्योंकि बीपी लो बहुत ज़्यादा होता है, चीनी में सिर्फ तीन कतरे डालो या 5, 1 स्पून लो, 2-3 ड्रॉप्स इसमें ऐड करें एंड खा लें और पानी पी लें। फ़ौरन आपका बीपी नॉर्मल होगा, ठीक है, विद इन सेकेंड्स। जैसे इंजेक्शन काम करते हैं उसी तरह ये काम करेगा। ठीक है। अच्छा, हम सत्तू के बारे में बात कर रहे थे, इसका सही तरीका कौन सा है, इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और इसके फ़ायदे क्या हैं वो भी बताएं। सत्तू सबसे पहले देखिए, जौ, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी अफादियत बताई। ठंडे होते हैं और हमें चाहिए भी ठंडक है आजकल के दौर टाइम में। सुबह नाश्ते में लें, आप 2 चम्मच ले लें, ठीक है, 1 गिलास पानी में 2 चम्मच आप सत्तू डालें। और आपने शक्कर लेनी है लाल वाली, सफ़ेद वाली शक्कर नहीं लेनी। जो सफ़ेद वाली शक्कर होगी वो जितना केमिकल ज़्यादा हम शक्कर में डालेंगे उसका कलर वाइट होता रहेगा। तो कोशिश करें कि आपने लाल वाली शक्कर लेनी है। तो 1 चम्मच या इससे जो आपको जितना आप मीठा पसंद करते हैं उतना मीठा आप डालें।
और इसमें सिर्फ पानी ऐड कर लें, आपके सत्तू तैयार। ठीक है, ये आपका ड्रिंक एक रेडी हो गया। और सुबह उठ के हम इसको खाली पेट भी यूज खाली पेट पी लें, आपको ब्रेकफास्ट की भी नहीं जरूरत पड़ेगी। अच्छा, आपने अगर अपने वेट लूज करना है तब भी ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। तब जब आपका स्टमक भरा रहेगा, आपको सारे इसमें एनर्जी पूरी मिल रही है आपको, ठीक है। ठीक है, आपको कैलोरीज मिल रही हैं। इसमें कैलोरीज जीरो है, लेकिन इसमें बाकी आपको विटामिन भी मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, हाइड्रेशन सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, वो आपके लिए बेहतरीन है। उसके बाद है, अगर आप गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम तुख्म लंगा जो मैंने बताया था, ये बेजल सीड्स, ठीक है, ये हमारे जो छोटे छोटे ब्लैक कलर के, ठीक, ये ले, पानी में हमने भिगोने हैं। ठीक है, और ये कि इनको भिगोना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा टाइम आप इनको भिगा रहने दें। ओके। और साथ ये हमारी गूंद कतीरा, इसको हमने डालना है दोनों को डालना है, लेकिन इसको आपने रात को भिगोना है। अगर आप थोड़ा सा भी भिगोते हैं तो ये देखिए मैंने इसको भिगोया हुआ था, ये बिल्कुल जेली फॉर्म में आ जाएगा। इसका कोई फ्लेवर नहीं, भिगोने के बाद इस तरह का हो जाएगा। बिल्कुल। ये जितना अच्छा भीगेगा ये उतना, इसमें सिर्फ मैंने 2-3 उसके वो डाले हुए हैं पिबल्स, ज़्यादा नहीं मैंने डाला। तो ये फूल के इतना ज़्यादा, अब देखिए जितना इसने पानी ले लिया है, अगर ये हमारी बॉडी में जाएगा, क्या हमारी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखेगा? ऑब्वियसली, बिल्कुल। अगर हम बगैर उसके भिगोए हुए खाएंगे तो हमारे जिस्म की जितना पानी होगा ये सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, वो हमें डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाएगा। इसी तरह आप अगर 1 चम्मच आपने ये डाला है, ये लें आप, इसमें आपने ये जो हमने बेजल सीड्स हैं जो हमारे तुख मलंगा हैं, आप इसमें आप चिया सीड्स भी ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में चिया सीड थोड़े कॉस्टली में चले जाते हैं। अच्छा। और जो बेजल सीड्स हैं ये आपको इजी मिल जाते हैं। या आपको अगर आपने चिया नहीं ले सकते तो आप ये वाले सीड्स भी ले लो। ये देखिए ये भी भीगे हुए हैं, बेहतरीन। इनको आप इसमें चाहे आप दूध डालो, ठीक है, आप इसमें चाहे पानी डालें, ओके, आप इसमें लेमन यूज कर डाल सकते और हो। सुबह उठ के हम इसको पी सकते हैं। सुबह पिए, दोपहर को पिए, शाम में पिए, जिस टाइम आप चाहते हो आप इसको पी सकते हो। ठीक है, खुद तो अपने मिजाज को भी जरा नॉर्मल रखें। वो जितना फास्ट है ना उसको थोड़ा सा नहीं, वो खुद उनकी को जुबान normal है। ऐसे ना, जेलम में वो इस तरह ही बोलते हैं, तो माशाल्लाह। वो शायद इसलिए लग रहा है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि गर्मियों के मौसम में कौन सी ग़िज़ाएं हमें खानी चाहिए जो हमारे बीपी को भी कंट्रोल रखेंगी और जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है उसको भी नॉर्मल रखेंगी। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी हर्बलिस्ट हुमैरा नासिर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और पाकिस्तान के 3 सूबों में बल्दियाती इंतखाबात शुरू हो चुके हैं, लेकिन मुल्क के सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे पंजाब में इलेक्शन कमीशन के मुतअद्दिद अहकामात के बावजूद ताहाल लोकल गवर्नमेंट की सतह पर इंतखाबात नहीं हो सके। माजी की बात की जाए तो पंजाब में पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दौरे हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सकी थी। और पंजाब की सतह पर बात कर ली जाए तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी इस हवाले से बल्दियाती एक्ट बना कर भी एक्शन नहीं करवा सकी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी पंजाब हुकूमत को बहुत बार फौरी बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया, मगर इस पर अमल नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून पंजाब में इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करने से क्यों गुरेज़ा हैं, यानी बल्दियाती एक्ट बनने के बाद भी इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। इसकी वजूहात जानेंगे और सूबों की तकसीम पर भी सवाल करेंगे कि अवामी मसाइल के हल के लिए सूबों की तकसीम होना क्यों ज़रूरी है। कुछ डिटेल्स शेयर करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 2025 में इंतखाबात के लिए 3 मरतबा हल्का बंदियाँ की और दीगर ज़रूरी इक़दाम भी इसके साथ किए। और सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक बदकिस्मती से कोई भी जमहूरी हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात को तरजीह नहीं देती, लिहाजा मौजूदा हुकूमत भी इस मामले पर संजीदा नहीं है। आइन के आर्टिकल 140 के तहत बल्दियाती इंतखाबात करवाना लाजमी है और इस पर ही आज बात करेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात ताख़ीर का शिकार क्यों है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नईम मसूद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच। और साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा नईम साहब, आपसे स्टार्ट करूंगी कि बताएं कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं बाकी सूबों में हो चुके हैं, तो पंजाब में ताख़ीर का शिकार क्यों है? देखिए इसमें बड़ी सीधी सी बात है। इससे पहले जो सरकार थी
तहरीक इंसाफ की वो भी, और मौजूदा जो सरकार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, दोनों का एक ही नैरेटिव है, इसमें एक ही सोच है, एक ही फ़िक्र है कि काम या तो सूबाई हुकूमत करवाएगी, वज़ीर आला करवाएंगे सारे काम और सारी नेक नामी उनके नाम जाएगी, या फिर मिनिस्टर करवाएंगे या फिर MPA करवाएंगे। अच्छा, ये काम कौन से हैं? चलें, ये हो गया जी, बड़े पुल बन गए, कोई सिटीज़ के बड़े अजला के काम हो गए। अब गली मोहल्लों की, कॉलोनी की गली और नालियों के काम भी दुनिया के किसी मुल्क में भी, ये जो सूबाई असम्बलियाँ होती हैं या कौमी असम्बलियाँ होती हैं, इनके नुमाइंदे इसका फ़िक्र ही नहीं करते। वो सूबे के रियासत का फिक्र करते हैं। शायद हमारे जो MP MNAs हैं वो चाहते हैं तख्तियाँ हमारी लगे, वो और नाम हमारा है, इफ्तिताह भी हम ही करें, ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। और दिस इज़ द रीज़न कि ना पिछली हुकूमत वो इलेक्शन करवा पाई, ना उससे पिछली हुकूमत, नीयत की खराबी है, ये चाहते ही नहीं है। अच्छा, मैं ये कहा करता हूँ दोस्तों से भी, अपने अखबारी कालमों में भी और प्रोग्रामों में भी, देखें बलूचिस्तान ने इलेक्शन करवा लिए, सिंध ने करवा लिए, हम बड़ी तनकीद करते हैं, और इसी तरह इलेक्शन जो है KP ने भी करवा ली। आखिर हम क्यों नहीं करवाते? इसलिए नहीं करवाते कि हम जमहूरियत की तकमील ही नहीं चाहते। अयूब खान का दौर आया, उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसी की बात की, BD मेंबर्स बनाए। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक का दौर आया, उन्होंने भी डेमोक्रेसी, बेसिक डेमोक्रेसी की बात की और उन्होंने भी इलेक्शन करवाए। जनरल मुशर्रफ ने भी इलेक्शन करवाए। वाइल ऑन द अदर हैंड दिलदादा बनती हैं सारी पार्टियां कि जी हम जमहूरियत की दिलदादा हैं, हम जमहूरियत के अलावा देखें हम चाहते हैं कि हर सतह, हर घर पे काम हो और हर घर फोकस हो, और अवॉइड करते हैं बल्दियाती इलेक्शन को, बेसिक डेमोक्रेसी को। ये बिल्कुल खुला तज़ाद है। अगर ये जमहूरियत के चैम्पियन हैं, अगर ये जमहूरियत के दिलदादा हैं, अगर ये जमहूरियत के खां हैं, तो फिर इनसिक्योर क्यों हैं, भाग क्यों रहे हैं? कल तक तहरीक इंसाफ को डर था कि हमें नीचे लोग पसंद नहीं करते। क्या ये वजह थी कि उनके भी कोई इंतखाबात ऐसे तैसे करके हुए थे? अब ये हुकूमत भी डर रही है पॉपुलैरिटी के नारे माल। देखिए, पॉपुलर अपने आप को कहना और बल्दियाती इलेक्शन से भागना, ये दो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब जब ये कहते हैं कि हम पॉपुलर हैं, हम काम कर रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का हमेशा से नैरेटिव डेवलपमेंट रहा है, इफ़ इनका नैरेटिव डेवलपमेंट है तो फिर सवाल ये पैदा होता है, या तो ये झूठ बोलते हैं या फिर ये वही तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। और इतने पॉपुलर है कि जो वोटर्स की एज है वो भी शायद 25 साल करने वाले हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बहस तो चल रही है अभी, शायद इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आई। शेख ज़ैन, इसी पर हम बात करेंगे। एक तो इस पर भी थोड़ा अपना बीइंग अ रिपोर्टर थोड़ा सा एनालिसिस शेयर करेंगे। माशाल्लाह इतनी पॉपुलैरिटी है उनकी अकॉर्डिंग टू देम। तो दूसरी तरफ जो वोटर्स की एज है वो 25 कर रहे हैं, तो आपको लगता है ये फेयर है? और दूसरा कि ये जो बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, इससे जो आम आवाम है उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा? अच्छा, मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन ना करूं, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इस कदर अनसर्टन होते हैं कि जिन्होंने खुद प्लान करके प्रेडिक्शन की होती है समटाइम उनकी भी गलत हो जाती है। लेकिन ये जो बल्दियाती इलेक्शन है ना, इसके आप ये क्यों नहीं कहते वही गलत हो जाते हैं? तो ये अभी हो रहे हैं, शुरू से ये तो जो नहीं हुए थे, बल्दियाती, ये थोड़े अरसे में ही गलत हमने देखा है उनको। ये जो बल्दियाती इलेक्शन है ना, मैं आपको फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ कि इस चीज़ से कतई नज़र कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बरसरे इक़्तिदार है, इन पॉलिटिकल पार्टी से आप शफाफ और आइनी बल्दियाती इंतखाबात की तवक्को ही नहीं कर सकते। वो शायर कहता है कि हम चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा, कहानियाँ यही रहेंगे, किरदार बदल जाएंगे। आप 30 सालों में देखें कि बाप दादा किरदार बदल गए, उनके बच्चे आके साहब इक़्तिदार हो गए। बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर आज भी उनकी वही पॉलिसी है, अपनी कुर्सी की एक भी पावर ये छोड़ना ही नहीं चाहते, जो मर्जी कर लें। चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी या ये मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है,
3 मरतबा बल्दियाती इलेक्शन को अभी तक ये बिल को मुलतवी करवा चुके हैं, उसकी डेट को मुलतवी करवा चुके हैं। अक्टूबर 2025 में बल्दियाती इलेक्शन होने थे तीसरी डेडलाइन के मुताबिक। आज हम मई 2026 में बैठे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि दिसंबर 2026 में जाके इलेक्शन करवाएंगे। बेसिकली बल्दियाती इलेक्शन का मतलब ही सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपने इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल किया जाए। दुनिया की बड़ी जमहूरियत, खा वो हमारा दुश्मन मुल्क है, हमारे साथ ये 20-25 किलोमीटर पे बैठा है इंडिया, दुनिया की बड़ी जमहूरियत है, वहाँ पे जो मेंबर असम्बली है उसको पुकारा ही एमएलए के नाम से जाता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली के कानून साज असम्बली का ये मेंबर है और इसका मैंडेट क्या है? कानून साजी करना। और भाई ये जो मेंबराने प्रोविंशियल असम्बली है, ये मेंबराने कौमी असम्बली है, क्या ये कानून साजी कर रहे हैं? और इनको तो कानून का खुद नहीं पता है। इन्होंने तो आके वो ग्रेजुएशन की और उसके बाद इंटरमीडिएट की शर्तें ख़त्म करवाई हैं। तो एक अनपढ़ आदमी या अनपढ़ ना कहें, अपनी फील्ड में मास्टर भी जाली निकली है कईयों की तो उसने लेजिस्लेशन क्या करनी है? तो बेसिकली इन्होंने जो इख्तियारात है ना, इनको नीचे तफवीज़ नहीं करना। और अगर ये करेंगे ही ना तो हम आपस में एक बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि होम्योपैथिक से इंतखाबात करवाएंगे। जो लोकल बॉडीज़ के मेंबरान होंगे उनके पास किसी भी तरह की पावर ही नहीं होगी। आपको एक हैरान कुन बात बताता हूँ कि दुनिया में 195 कंट्रीज़ हैं, 193 कंट्रीज़ 2 स्टेट हैं। 105 मुल्कों में आज की तारीख में बल्दियाती इंतखाब, बल्दियाती सिस्टम नाफिज है। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में और सूबा पंजाब में जो हाल ही में बल्दियाती एक्ट 2025 पास किया गया, अल्लाह के हुक्म से 105 में से किसी के साथ भी मुमासलत नहीं रखता। और अगली बात देखें कि एक ही मुल्क में जिस मुल्क का नाम मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान है, इसमें ही 4 तरह के बल्दियाती इंतखाबात मौजूद, बल्दियाती निज़ाम मौजूद हैं। भाई जो बल्दियाती डायनामिक्स हैं वो किसी भी जगह पर तब्दील नहीं होती। सड़कें, गलियां, सीवरेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट्स, उसके बाद लोगों के घरों में सॉलिड वेस्ट की सहूलत फराहम करना, ये तो दुनिया में हर किसी की एक ही जिम्मेदारी है। तो फिर उसके बाद ये इतना अनबाइसा बल्दियाती एक्ट लाकर, तो आप इसको, अच्छा मैं इसमें एक और चीज़ समझता हूँ, बेबी मैं गलत हूँ, ये जानबूझ के इस तरह की चीज़ें करते हैं कि अभी हाई कोर्ट में इसके ऊपर रिट हो जाएगी, फिर 6 महीने निकल जाएंगे, फिर एक अगला कानून लेकर आते हैं, वो भी कंट्रोवर्शियल कानून लेके आते हैं, फिर उसके ऊपर रिट हो जाती है, फिर 6 महीने अगले निकाल देते हैं। ये कर ही नहीं सकते। नईम साहब आप बताएं कि आपको लगता है कि 2026 में जो बल्दियाती इंतखाबात है वो हो जाएंगे? 2 सवाल किए, एक जैन को आपने पूरा मौका नहीं दिया। ये जो कोई आप कह रहे हैं तरमीम आ रही है, अच्छा कि नहीं मैं वापस आऊंगी उनकी तरफ, उनको मैं पूरा मौका देती हूँ अपने शो में। और दूसरा देखिए, मैं अर्ज करूँ, इलेक्शन तो हम जब चाहे करवा सकते हैं, वो चाहे 35 पंक्चर वाले हों, चाहे वो फार्म 47 वाले हों। अच्छा। इलेक्शन कराने में हम सा फनकार दुनिया के इन्होंने 195 295 कंट्रीज भी होते तो हम सा कोई हुनरमंद ना होता। तो इलेक्शन हम वही, इनकी बात इन्होंने तो पोस्टमार्टम कर दिया सारा जैन ने कि चाहते ही नहीं, हम चाहते नहीं हैं चाहने वालों की तरह। तो जब हम चाहेंगे ही नहीं जमहूरियत को, तो फिर आज मुझे भी जैन ने डरा दिया कि मुस्तकबिल की पेशगोई प्रिडिक्शन नहीं करनी है। मैं कभी भी नून लीग की हुकूमत में, और जो इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी ग्राउंड रियलिटी में है, इस कंडीशन को देख के, जो पिच खेल रही है उसको देख के, मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन करवाएं। अगर ये इलेक्शन करवाते हैं, पता नहीं मेरी बात का वजन आप जैन और आपका चैनल उठा सकेगा कि नहीं। अगर ये इलेक्शन करवाते हैं तो फिर फार्म 47 के अलावा इनके, एक बात ज़हन में रखें, मेरा तहरीक इंसाफ से दूर का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, और हमारा भी नहीं, हम पहले ही बता रहे हैं। और लेकिन देखिए, मैं तज्जियाकार हूँ, मुझे कोई पार्टी पसंद हो सकती है, लेकिन तज्जियाकार का मतलब है उसे सच बोलना है। अगर वो सच नहीं बोलता तो बाहर में जाए, ऐसा तज्जियाकार। तो अब ये जो चांस हैं, ग्राउंड रियलिटी है, ये इसमें तो मुझे कोई इलेक्शन कमीशन, कोई वजीर आला, कोई वजीर आजम, पंजाब की बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कराता नजर नहीं आता। इसका मतलब है कि अदर 3 प्रोविंस जो हैं, वहाँ के सीएम, वहाँ का इलेक्शन कमीशन या वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट कह लें, दे आर मोर कॉन्फिडेंट और ये लेस कॉन्फिडेंट है। इन्होंने बात की इंडिया की, हमारे भी आज़ाद जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव मेंबर कहा जाता है, एमएलए कहा जाता है वहाँ पे भी। तो मामला ये है कि लेजिस्लेशन आती किसे है। अभी आपने हल्की सा आवाज़ दी
कि यहाँ तो जाली डिग्रियों वाले भी बैठे हैं। अरे भाई बेशुमार बैठे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को, ख़वातीन को भी ऐसे जानता हूँ, जब 2002 का इलेक्शन हुआ वो BA थी, और जब वो उन्होंने 2018 का इलेक्शन लड़ा तो वो मैट्रिक थी या FA थी, और उससे पहले पता नहीं वो क्या थी और अब वो क्या है। हमारे यहाँ कोई किसी को कभी अदालतें नहीं छोड़ती, कभी इंतज़ामिया नहीं छोड़ती, कभी मुकन्ना नहीं छोड़ती। सबसे पहले जब तक हम एक सफ़े पे मुकन्ना, अदलिया और इंतज़ामिया नहीं होते, हमारी डेमोक्रेसी पटरी पे नहीं चढ़ेगी। ये एक बात है। आपने तो सवाल वो पूछा कि इलेक्शन पंजाब करवाएगा कि नहीं करवाएगा, तो मैंने आपको अपना पूरी बात जो मुझे समझ आती है कि ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। हाँ, अगर हारने के लिए तैयार हैं करवा लेंगे, हाँ अगर 47 से जीतने के लिए तैयार हैं तो करवा लेंगे, अदरवाइज इनमें इतना दिल गुरता नहीं है जो मौजूदा हुकूमत है उनमें। Exactly, ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, आप ये 2002 के इलेक्शन की बात कर रहे थे, तो उस टाइम जो लाहौर के मेयर थे मियां आमिर महमूद, उन्होंने भी बात की थी कि नए सूबे बनने चाहिए, तो आपका इसमें क्या ख्याल है? देखिए जी, नए सूबों को बनाने का मकसद भी यही है कि जो इख्तियारात हैं उनको स्कैटर्ड किया जाए ताकि चीज़ें निचली इजीली मैनेज भी हो जाए। देखिए जी, निचली सतह तक तो मुंतकिल करने इख्तियारात, ये बलदियाती इलेक्शन के थ्रू ये अलहदा प्रोविंसेस बनाने का मकसद ये है कि अब जो पंजाब की आबादी और पंजाब का एरिया है, यूरोप के इतने 4 मुल्क हैं और यहाँ पे गुड गवर्नेंस किसी तरह हो ही नहीं सकती, चीफ मिनिस्टर अपनी आवाम तक पहुँच ही नहीं सकता। और जब पूरे मुल्क में नए सूबे बना दिए जाएंगे तो उन सूबों को भी ज़रूरत होगी कि बलदियाती इलेक्शन करवाएं ताकि ग्रास रूट लेवल तक लोगों के साथ राब्ते रखे जाएं। तो सबसे बड़ा मकसद तो यही है। और दुनिया का कोई भी शख्स जो कि जमहूरियत पसंद है और लोगों की वेलफेयर को समझता है, उसको इस बात को जुटलाना नामुमकिन है कि किसी भी मुल्क में नए सूबे नहीं बनने चाहिए। वो सिर्फ वो क्या कहते हैं कि वो मधानी में फेरता रहेगा और वो लस्सी रगड़ता रहेगा, उसके पास कोई वैलिड आंसर इसका हो ही नहीं सकता। अल्टीमेटली जब आपने लोगों को फैसिलिटेट करना है तो आपके पास जो रकबे हैं वो कम होने चाहिए, उनके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ज़्यादा होने चाहिए ताकि लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़े। अच्छा, हम बात कर रहे थे जो बलदियाती इंतखाबात हैं उसके बारे में और नए सूबों के बारे में कि बनने चाहिए या नहीं, और उम्मीद करते हैं जो हमने बातें की हैं हुकूमत ने सुनी और हुकूमत इस पर गौर करे और जो इख्तियारात है वो निचली सतह में भी तकसीम करें। और मेरे साथ मौजूद थे प्रोफेसर नईम मसूद, बहुत शुक्रिया आपका, और साथ साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, और आज के दौर में हमेशा खुश रहो, सिर्फ पॉजिटिव सोचो और सब अच्छा होगा जैसे जो सेंटेंसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। पॉजिटिव सोच यकीनन ज़िंदगी में उम्मीद पैदा करती है हमारी, लेकिन क्या हर वक्त ख़ुद को खुश जाहिर करना वाकई ज़रूरी है? क्या अपने दुख, गुस्से, खौफ या परेशानी को छुपा देना ज़हनी सेहत के लिए दुरुस्त है? और जब इंसान अपने हकीकी जज्बात को सिर्फ इसलिए दबाने लगे कि किसी को बुरा न लगे, तो यही रवैया टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहलाता है। और ये एक ऐसा दबाव है जो इंसान को अपने असल एहसासात से दूर कर देता है। और आज के इस सेगमेंट में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या है, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर तहमीना यासिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यू वेलकम। अच्छा डॉक्टर तमीना, सबसे पहले तो बताएं कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या है, इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। हाँ, टॉक्सिक पॉजिटिविटी का मतलब है कि ऐसी पॉजिटिविटी जो कि आपको तकलीफ़ दे। सिंपल वर्ड्स में ये कहेंगे तो इसका मतलब है कि अगर मैं पॉजिटिव हो रही हूँ लेकिन मेरे पास बहुत सारे रीज़न्स है कि मैं पॉजिटिव फील नहीं कर रही और मैं शो कर रही हूँ, तो दैट मीन्स मैं वो टॉक्सिसिटी फील कर रही हूँ अपने अंदर, लेकिन मैं पॉजिटिव बन रही हूँ, मैं तो खुश हो रही हूँ। तो बेसिकली हम कहेंगे कि आप अंदर से खुश नहीं हैं और आप जाहिर करना चाह रहे हैं और इसको मुस्तकिल जाहिर करते हैं कि मैं खुश हूँ, या फिर यही चीज़ दूसरों के लिए कि आप कहते हैं कि दूसरे को प्रॉब्लम है, ओके, बट उसे अपने आप को खुश रखना चाहिए। दिस इज़ एसेंशियल। सो
इनवैलिड करना अपनी इमोशंस को डीवैल्यू करना और इस चीज़ को कंपल्सरी करना कि आप खुश रहें, चाहे आप खुद हों या दूसरे। तो ये बताएं, ये जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी है और जो हम कहते हैं कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, तो इन दोनों में हम कैसे बैलेंस मेंटेन करें, या इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि हमें कब लगे कि हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है? हाँ, अच्छा, इसमें ना एक तो आपने जो कहा कि हेल्दी पॉजिटिविटी और एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी, और एक तीसरी चीज़ होती है डिनाइल। हम कहते हैं कि जब हम डिनाइल में होते हैं तो हम इमोशंस को फील जो नहीं कर रहे तो हम उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, हमें लगता है कि मुझे कोई मसला नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन, तो वो होता है मैं डिनाइल में हूँ। टॉक्सिक पॉजिटिविटी होता है कि प्रॉब्लम इज़ देयर बट मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए। और जो हेल्दी पॉजिटिविटी होती है उसका मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम इज़ देयर, मुझे उस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है, यानी कि इमोशंस को रेगुलेट करना है, फिर उसके साथ मैं खुश हो सकती हूँ। सो हेल्दी इमोशंस जो होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि आप सप्रेस करेंगे किसी चीज़ को तो आप खुश जाहिर होंगे। उसके लिए ज़रूरी होता है कि सप्रेशन नहीं हो, रेगुलेशन हो, और फिर आप एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव हो। तो आप मुस्तकिल सपोज़ खुश रहते हैं लेकिन आप अपनी इमोशंस को रेगुलेट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सप्रेस हो रही हैं और एंड ऑफ द डे घर में जाकर आप रो रहे हैं, आप तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, आपकी नींद ख़राब हो रही है, आपकी भूख ख़राब हो रही है। दीज आर द इंडिकेटर्स ना। तो इससे हमें पता चलता है कि हम हेल्दी पॉजिटिविटी की तरफ हैं या कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि ये जो हमारे मनफी जज्बात होते हैं, जो जैसे हम गुस्से को, एंगर को, इसको हम नेगेटिव कहते हैं, हालांकि नहीं कहना चाहिए। हाँ। मतलब ये भी तो सिर्फ इंसान की फीलिंग्स है। तो इसको जब हम बहुत अरसे तक दबाते हैं तो ये कैसे हमारी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है? बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है। सबसे पहले तो जब आप इसे सप्रेस करते जाते हैं, बर्दाश्त करते जाते हैं, बेसिकली उसका मतलब है कि जो एंगर आप बाहर नहीं निकाल रहे वो आप अपने ऊपर निकाल रहे हैं, अपने अंदर, जिसे हम इंटरनलाइजेशन कहते हैं। जब आप इंटरनलाइज करते हैं तो आपके अंदर बहुत से नेगेटिव इमोशंस डेवलप होती हैं जो कि लीड करती हैं आपके डिप्रेशन को, आपके एंग्जाइटी को, आपके बहुत से ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो कि आपको फिर सरवाइव नहीं करने देते, यानी उस एक्सट्रीम तक ले जाते हैं, बिकॉज आपने उन इमोशंस को रेगुलेट भी नहीं किया और एक्सप्रेस भी नहीं किया पॉजिटिवली या नेगेटिवली, आपने उनको सप्रेस किया। तो जब भी आप सपोज़ किसी भी चीज़ को दबाते हैं, किसी भी एनवायरनमेंट में किसी को दबाया जाए तो वो ग्रो नहीं करता। पौधे भी तभी फलते फूलते हैं ना जब उनको प्रॉपर नरिशमेंट मिलती है। तो इमोशंस के लिए ज़रूरी है कि उनको एक्सप्रेस किया जाए और उनको रेगुलेट किया जाए। बिल्कुल ऐसे। जो डॉक्टर ज़मीना ये बताएंगे, जो हमारा मुआशरा है उसमें हर उम्र के अफराद को ये कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचो, और उस पर प्रेशर डाला जाता है कि आपने अपना जो जज्बात हैं उसको पॉजिटिव रखना है और नेगेटिव मत सोचो। अगर वो एक्सप्रेस भी कर रहा है परेशानी, और उमूमन औरतों के साथ तो ये होता है लेकिन मर्दों के साथ ये ज़्यादा होता है कि उनको आज भी हमारे मुआशरे में फ्रीली एक्सप्रेस करने की इजाज़त नहीं दी जाती। जैसे वो कहते हैं ना कि मर्द रोता नहीं है, हालांकि इंसान तो रो सकता है, कोई भी इंसान हो, चाहे मर्द हो औरत, लेकिन मर्दों पे भी ये ज़्यादा दबाव डाला जाता है कि वो अपनी परेशानी को या अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? दोनों के लिए भी बता दें, लेकिन आई फील लाइक कि मर्दों के साथ ज़्यादा होता है कि उनको स्पेस नहीं दी जाती कि वो अपने इमोशंस फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें, और फिर उनके पास एक ही तरीका बचता है जो बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा हो जाती हैं गुस्से के वे में। अक्सर जो उनका हर्ट भी होता है ना, वो बहुत चीख के बता रहे होते हैं, वो सिर्फ उनका हर्ट होता है और हमें लगता है वो गुस्सा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। एंगर जो होता है ये सिम्टम होता है जो कि जैसे बुखार हमें जिस्म पे महसूस होता है, अंदर इशू कोई और होता है। बिल्कुल इसी तरह से गुस्सा जो होता है ये सरफेस पे नज़र आता है, अंदर इश्यूज़ कोई और होते हैं। जब उन इश्यूज़ पर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, तो फिर आपका एंगर निकलता है, यानी फ्रस्ट्रेशन के साथ जब हम फील करते हैं फ्रस्ट्रेशन। तो ऐसी सूरत में हमें करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस होती है इस चीज़ की कि येस आई एम अ ह्यूमन बीइंग। तो इंसान होने के नाते मैं चाहे मर्द हूँ चाहे औरत हूँ, मैं फ़ील कर सकता हूँ
फीलिंग्स आर नॉर्मल, इसलिए कि हमारा माइंड जो है वो ब्रेन जो है वो बिल्कुल एक जैसा है। फंक्शनिंग में फ़र्क क्यों आता है? वो सोसाइटी की नॉर्म्स की वजह से आता है। यानी सोसाइटी जब बचपन से लड़के को कहती है कि भाई तुम तो लड़के हो, तुमने रोना नहीं है, तो उसका जहन इसी पर वायर होता है और उसको ये समझ आती है कि भाई रोने वाली इमोशन मेरे लिए नहीं है, तो वो दबाना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो दबाने की वजह से, इसी वजह से मर्दों में एंगर ज़्यादा होता है, औरतों में उनकी निस्बत कम होता है। तो ये जो वजह है, इसको अगर सामने रखें तो सबसे पहले तो पेरेंटिंग पे काम होना चाहिए कि वालिदैन अपने बच्चों को बताएं कि वेदर वो बच्चा लड़का है या लड़की है, उसको अपनी इमोशंस को प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस कैसे करना है। इसलिए कि बच्चे को ये भी नहीं सिखाया जाता, चाहे जेंडर कोई भी हो, कि आपने प्रॉपर तरीके से कैसे एक्सप्रेस करना है। यानी वो ज़िद करके करेंगे, वो चीख कर करेंगे, और ये चीज़ मोस्टली वो अपने बड़ों में देख रहे होते हैं कि बड़े ऐसा ही कर रहे हैं तो बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, बहुत क्योंकि आप चाइल्डहुड में एक कंडीशनिंग कर देते हो ना, वो पूरी ज़िंदगी उनके साथ चलती है। कुछ लोग अपने अंदर इमोशंस इसीलिए भी रखते हैं क्योंकि वो एक दफ़ा एक्सप्रेस करते हैं, दूसरी दफ़ा करते हैं, अगर उनके इमोशंस को डिसमिस कर दें, उनको वैलिडेट नहीं किया जाए इमोशंस को, या आई गेस द लीस्ट यू कैन डू इज़ टू लिसन, मतलब आप सिर्फ सुन लो तो आई गेस अगले का काफ़ी बोझ हल्का हो जाता है, और वो भी हम नहीं करते। तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है कि अगर कोई बंदा हमारे साथ शेयर कर रहा है या हम देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द जो हमारे बहुत करीब है वो परेशान है, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है कि हम उसको कंसोल करें? सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसको खामोशी से सुने, इंटरप्ट नहीं करें, जस्ट अ गुड लिसनर। गुड लिसनर जो होता है वो वालिदैन को ख़ास तौर पे बनने की ज़रूरत होती है, इसलिए कि वालिदैन तो हमेशा समझते हैं कि हमने अपने बच्चे को ठीक करना है, और अपनी बातें ना बताए, वो अस ना क्या करे। जैसे सोशल मीडिया पे भी हम कोई रील शेयर करते हैं तो हम लिखेंगे कि ये मेरे साथ हो रहा है, तो वो ये नहीं करेंगे कि एक्सेप्ट करके करे, मतलब एक्सेप्ट करके कि ओ दैट इज सो सैड और होता है, वो फौरन स्टार्ट हो जाएंगे अस मतलब भाई मेरे साथ भी होता है, मतलब वो फौरन ही डिसमिस कर देते हैं। मैं तो ऐसे लोगों से फौरन बात करना पीछे हो जाऊँ, मैं कहूँगा हाँ भाई आप सुना लो, मेरी खैर है। ऐसे एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शामिर। अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। सवाल कीजिए। डॉक्टर तमीना यासी साहबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिसेंटली मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है एंड मैं 10 CBA से मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है, ठीक है। मैंने BSIT की हुई है। सही। और मैं रिसेंटली इतना डिप्रेशन में इन्वॉल्व हो चुका हूँ, आई डोंट नो वेयर शुड आई गो। और मामा के साथ, डैडी के साथ, कि मैं अपनी सिस्टर के साथ भी लड़ सकता हूँ। मैम आगे कह रही थी कि वो लड़ना एक अलग होती। ठीक है, ठीक है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े वकार बात कर रहा हूँ। जी वकार। मेरे ना दोस्त बड़े टॉक्सिक हैं, लेकिन मेरा उनके बगैर गुजारा भी नहीं है, तो मुझे बता रहे हैं सोल्यूशन के कैसे इनसे। दोस्त कभी भी टॉक्सिक नहीं होते। आपको कोई अटैचमेंट स्टाइल है, कोई आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा है कि जब आपको हर्ट करे, आपको टॉक्सिसिटी दिखाए तो आपको मजा आता है? तो सबसे पहले आप खुद पे काम करें। मजाक बहुत कर रहे होते हैं। अच्छा, तो वो टॉक्सिक कैसे लगता है फिर आपको? मजाक और टारगेट करना जो ना, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक बंदे को टारगेट कर देते हैं। ठीक है, बुली करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी जात पे काम करना है कि आप में ऐसी कौन सी कमी है कि आप ऐसे लोग आपको अट्रैक्ट करें, क्योंकि जब आपकी वाइब्रेशन लो होती है ना तो आपको ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव लोग अट्रैक्ट करते हैं, और फिर आपको लगता है मैं अकेला हो जाऊंगा क्योंकि आप में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो मैंने बेशक वो बुरी कंपनी है, मुझे उनमें बैठना ही है। तो सबसे पहले यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ और अपनी थोड़ी सेल्फ स्टीम पे काम करें। और बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, डॉक्टर तमीना बैठी हुई, आप उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अच्छा देखिए, जो सबसे पहले जो ज़रूरत है, नूर ने भी बताया काफ़ी तफसील से, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें जो कि मैं ऐड करना चाहूँगी। तो बेसिकली आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले ये देखें कि आपके दोस्त जो हैं, अगर वो आपके साथ टॉक्सिक हैं, टॉक्सिक बिहेवियर्स हैं और आप उनके साथ अच्छा फील नहीं कर रहे और आप उनसे चाहते हैं कि थोड़ा सा दूरी इख्तियार करें ताकि आप बेहतर ज़िंदगी की तरफ आएँ, तो इसके लिए ग्रेजुअली प्लान करें, यानी स्लोली आहिस्ता आहिस्ता उनसे डिटैच होने की ज़रूरत होती है। इसलिए कि अटैचमेंट, ये टॉक्सिक अटैचमेंट भी हो जाती है ना, जैसे बात कर रहे थे। तो इस अटैचमेंट के लिए आहिस्ता आहिस्ता
हमें अपने आप को डिटैच करना होता है। दूसरा ये कि सेल्फ पे, जैसे नूर बता रही थी, काम करें, तो सेल्फ पे काम करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि आप अपने आप को टाइम दें, यानी जो आपका मी टाइम हम कहते हैं, लेकिन ये कि आप प्रॉपर अपने आप को टाइम दें और अपनी इमोशंस को वैलिडेट करें, अपने आप को बताएं कि एवरीथिंग दैट आई एम फीलिंग इज़ एक्चुअल और इस पर मुझे काम करना है। तो मुझे अपनी सेल्फ़ इस्टीम को बेहतर से बेहतर बनाना है, उसके लिए मुख्तलिफ़ टेक्निक्स भी होती हैं, उसके लिए हमारी रीस्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट होता है। तो ये सारा कुछ जब आप अपने ऊपर करेंगे तो आपके अंदर अपने साथ वक्त गुजारने में अच्छा फील करने वाली फीलिंग आना शुरू हो जाएगी, तो फिर आपको उनसे डिटैच होने में भी मुश्किल नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे और ही। जहाँ तक वो जो दूसरे वाले कॉलर थे, उनका सवाल है कि वो उन्होंने बैचलर्स किया है और उसके बाद बहुत ज़्यादा वो लो फील कर रहे हैं और एंगर सबसे लड़ते आउटबर्स्ट है। रहते हैं। हाँ, तो देखें कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो हमारे एजुकेशन का टाइम होता है वो तो हमें पता होता है जी हमने CGPA लेना है, हमने एजुकेशन कंप्लीट करनी है, लेकिन जैसे ही एजुकेशन कंप्लीट होती है तो एक बहुत बड़ा सर्वाइवल का वो ट्रॉमाटाइज करने वाली सिचुएशन हमें नज़र आना शुरू हो जाती है कि अब मुझे काम करना है, अब मुझे बहुत कुछ अपने फील्ड में करके दिखाना है, अपने आप को मनवाना है। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसके लिए ये है कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। बिल्कुल ऐसे और ही अपने और आप को थोड़ी सी रिलैक्स जो करें। अपनी एक्टिविटीज़ हैं उसको हेल्दी रखें। हम बात कर रहे थे टॉक्सिक पॉजिटिविटी के हवाले से और डॉक्टर तमीना मेरे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने फीडबैक और जो क्वेश्चंस हैं वो जागो लाहौर के इंस्टा और फेसबुक पेज पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।